Friends, good evening to all of you. I am Juhi Khatun from Ox Arya Coaching Center. Today I am present with a very special topic in chemistry. जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आज क्लास 9 के केमिस्ट्री में दूसरे चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले मैंने पदार्थ के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे पदार्थ के बारे में मैंने बताया है कि भौतिक आधार पे पदार्थ कितने अवस्था में होता है, नहीं होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कि पदार्थ को कितने भागों में क्लासीफाइड किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पे या रासायनिक गुण के आधार पे। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखे हम रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण आप लोग जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो पदार्थ होगा वो यहाँ पे आएगा ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस ये तो होगा किसमें, जब हम लोग भौतिक आधार पे लेंगे तब। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा बांटा गया है रासायनिक वर्गीकरण। आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखेंगे कि भौतिक वर्गीकरण को तीन जगह बांटा गया है, यानी ठोस, द्रव, गैस। यानी पदार्थ का भौतिक अवस्था जो होता है ना, तो वो पदार्थ के तीन भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ना है, जो है ठोस, द्रव और गैस। और जो दो और भी पढ़ना है, जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन उसको अभी हम लोगों को फिलहाल नहीं पढ़ना है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ होता क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और मिश्रण क्या होता है उसके बारे में मैं समझाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो तत्वों और दूसरा यौगिक में। और उसके बाद से देखेंगे आप लोग कि मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, जो है क्या, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद से आप लोग देखेंगे जो यौगिक है, यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। यानी पदार्थ को इतने भागों में बांटा गया है। आप लोग देख सकते हैं भौतिक गुण के आधार पे भी, रासायनिक गुण के आधार पे भी। लेकिन भौतिक गुण के आधार पे जो हम लोगों को पदार्थ का अवस्था पढ़ना है, इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जिसको मैंने पढ़ाकर कवर करा दिया है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थों की अवस्था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आता है तत्व। तत्व क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जो एक क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यानी जो तत्व होता है उसमें दूसरे कोई अन्य तत्वों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है कभी भी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन लेते हैं, तो जब भी मान लीजिए कि अगर हमको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना हो, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पे बनता है H2O, यानी जल बनता है। यानी कभी भी जल बनेगा, दूसरा पदार्थ नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन में कोई भी नया पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। यानी ऑक्सीजन एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यहाँ पे तत्वों के बारे में और भी चीज़ बताना चाहेंगे। जो तत्व है, अभी तक हमारे दैनिक जीवन में 118 तत्वों से भी ज़्यादा खोज हो चुका है, जिसको तीन भागों में क्लासीफाइड किया गया है। तत्वों को भी तीन भागों में बांटा गया है। तो आप लोग देखेंगे तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, जो एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। उपधातु यानी तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद से देखेंगे यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा, तो जिसके लिए आप लोगों को आगे देखना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को बता रहे हैं हम शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होता है। भौतिक आधार पे तो हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन रासायनिक आधार पे हम लोग पदार्थों के बारे में समझ ले। सबसे पहले तो देखेंगे आप लोग को प्योर मैटर जो है, यहाँ पे तत्व है, तत्वों के बारे में बता भी दिए कि जो तत्व है अभी हमारे दैनिक जीवन में 118 से भी ज़्यादा खोज हो चुका है, जिसको तीन भागों में बांटा गया है, शुद्ध। और यहाँ पे देखेंगे जो तत्व होता है वो शुद्ध पदार्थ में आता है। तो शुद्ध पदार्थ में आता है तो तत्व बांटा गया है, एक धातु में, दूसरा अधातु में और तीसरा उपधातु में।
यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग समझ लें कि तत्व क्या है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा उसे एक या एक से अधिक परमाणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता है, एक से अधिक कणों में विखंडित नहीं किया जा सकता है, ऐसा डाल्टन ने बताया था। लेकिन बाद में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो काटो इसको, काटो इस वीडियो को काटो, ये वाला जो था इसको, इस वीडियो का। आप लोग जैसे जानते हैं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को भौतिक आधार पे पदार्थों के बारे में कवर कराया है, लेकिन अभी मैं रासायनिक आधार पे पदार्थों के बारे में कवर कराऊंगी। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो रासायनिक आधार है, जिसको यहाँ पे देखेंगे पदार्थों को बांटा गया है शुद्ध पदार्थ में, फिर मिश्रण में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटा गया है। तत्वों को भी 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। जो हम लोग तत्व है ना, तत्वों के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगी। तत्वों ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे केमिस्ट्री में, जिसको अच्छे से अगर हम लोग समझ लेते हैं, जो केमिस्ट्री होता है वो आसान हो जाता है। तो इस पर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो तत्व होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में अभी तक 118 से भी अधिक तत्व खोज हो चुका है, जिसमें तत्वों को 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 भागों में बांट दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु ऐसा पदार्थ होता है या वैसा तत्व होता है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अधातु वैसा पदार्थ या वैसा तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। और उपधातु क्या होता है? उपधातु में भौतिक, यहाँ पे देखेंगे धातु तथा अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उसके बाद से हम तत्वों के बारे में थोड़ा बता दें। जो तत्व है 118 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को पढ़ना है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 पढ़ना है। 118 में जिसमें हम लोगों को तत्वों की संख्या 11 पाई जाती है, जिसमें अक्रिय गैसों की संख्या 7 पाई जाती है, जिसमें उपधातुओं की संख्या 7 पाई जाती है। उसके बाद से उसमें हम लोगों को ये भी देखना होता है कि जो अक्रिय गैस है उसमें हल्का गैस कौन है, उसमें भारी गैस कौन है। तो उसमें हम लोगों को देखना होता है जो अक्रिय गैस है, जो 0 वर्ग में पाया जाता है, जो 18 वर्ग में पाया जाता है, जिसमें जो हीलियम गैस होता है वो सबसे हल्का होता है, वो अक्रिय गैस में होता है। और अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस होता है जो रेडॉन होता है, जिसे Rn से हम लोग सूचित करते हैं, और हीलियम को H और E से सूचित करते हैं। तो हीलियम जो है अक्रिय गैस में सबसे ऊपर पाया जाता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं? इसको हल्का अक्रिय गैस मानते हैं। और यहाँ पे जो रेडॉन है ये अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस पाया जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जो 118 तत्व है जिसको क्लासिफाइड किया गया है धातु, अधातु और उपधातु में, तो उसमें भी हम लोगों को और भी चीज़ पढ़ना है। हीलियम गैस के बारे में पढ़ना है, गैस के बारे में पढ़ना है, धातु के बारे में पढ़ना है, अधातु के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है, संक्रमण धातु के बारे में पढ़ना है, क्षारीय धातु के बारे में पढ़ना है, अम्लीय धातु के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस पर मैं आगे आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे देखेंगे जो यौगिक को सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझ ले। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 लेते हैं और ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं? 2 लेते हैं। दोनों ने एक साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? H2O। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा फंडा बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है द्विक परमाणुक है, जिसके कारण से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिए। ऑक्सीजन है, ये भी द्विक परमाणुक है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन 2 लिए। दोनों ने रिएक्शन किया, H2O बनाया। लेकिन आप लोग कभी सोचते हैं कि हाइड्रोजन ने 2 ही अणु क्यों लिया, ऑक्सीजन ने क्यों नहीं लिया? ये कैसे होता है? तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि यौगिक क्या है। यौगिक वैसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन करने से बनता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसका अगर निश्चित अनुपात हमको ढूंढना हो, अगर एग्जाम्पल ये तो कैसे पता करेंगे? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H2O है, तो H2O में यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है। सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान भी 1, उसके इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन 1, केवल न्यूट्रॉन उसका क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है? यानी 1। और यहाँ पे वो अणु उपस्थित है 2, तो 1 में 2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। और अनुपात लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और 16 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुपस्थित कितना है? 1, यानी 16 एकम 16। तो यहाँ पे 16 करते हैं। अब इसे कटाकर हम लोग क्या करते हैं? छोटा करते हैं। 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी जो
यहाँ पे जल ने रिएक्शन किया, एक निश्चित अनुपात लाया जो क्या होता है 1:8, यानी जल के भार के विचार से अगर देखें तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 1:8 होगा। तो आप लोग इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ रिएक्शन एक निश्चित अनुपात में करते हैं तो ही जाकर क्या होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। आ रहा है समझ में? जिसे किसी भी भौतिक गुण या किसी भी भौतिक परिवर्तन द्वारा उसे तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम जल को गर्म करते हैं तो एक भौतिक प्रक्रिया है, तो जल को गर्म करते हैं वाष्प बनता है, तो वाष्प बनेगा अगर, तो वाष्प भी क्या होगा, H2O ही होगा, वो टूट कर अलग नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग नहीं होगा, उसका केवल अवस्था चेंज हो रहा है, यानी वो वाष्प यानी गैस में बदल जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु टूटता नहीं है। अगर हम लोग इसको छान भी लेते हैं तो भी क्या होता है, H2O ही रहता है। एक चीज़ और चीज़ इसमें समझना है फंडा, क्योंकि देखेंगे आप लोग जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो एक साथ रिएक्शन किया और जल बनाया, तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप लोग, जब भी यौगिक का निर्माण होता है तो उसके जो तत्व होते हैं उसके तत्वों के गुण से भिन्न क्या होता है, यौगिक का गुण होता है। जैसे मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील गैस, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस, फिर भी यह ज्वाला का पोषक नहीं होता है। ऑक्सीजन जो लेंगे, अज्वलनशील गैस, फिर भी ये क्या होता है, ज्वाला का पोषक होता है। तो आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, अज्वलनशील गैस है, ज्वाला का पोषक नहीं है, यानी हाइड्रोजन नहीं भी रहे कोई तभी भी कोई पदार्थ जल सकता है आसानी से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अज्वलनशील गैस है, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कोई ज्वाला जल नहीं सकता है। और दोनों ने एक साथ जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे ज्वाला का विरोधी बना दिए, यानी जल जब भी हम लोग कोई आग पे डालते हैं या कोई ज्वाला जल रहा होता है उस पे डालते हैं तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, यानी ज्वाला का विरोधी हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी तत्व एक साथ रिएक्शन करते हैं, तो जो यौगिक को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसके अवयव तत्व जो होता है ना, यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे देखेंगे हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है लेकिन ज्वाला का पोषक नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या है, अज्वलनशील गैस है, फिर भी ज्वाला का पोषक होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने पर कोई भी ज्वाला जल नहीं सकता है। और दोनों ने जब एक साथ रिएक्शन किया तो आप लोग देखेंगे जो जल बनाया वो क्या हो गया, ज्वाला का विरोधी हो गया। यानी आप लोग देख सकते हैं इसके अवयव जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके गुण से बिल्कुल इसका यौगिक का गुण क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो इसमें यौगिक में ये भी बता सकते हैं कि यौगिक जब भी बनता है तो उसके अवयव तत्वों के गुण से उसका गुण क्या हो जाता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है या कंपाउंड्स बनता है, एक अभिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है, जिसको थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लिखे थे आप लोगों को H2 + O2, यानी दोनों ने रिएक्शन किया, H2O बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, जिसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये हो गया प्रतिफल ही हम लोगों का क्या बनता है, यौगिक बनता है, प्रतिफल, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अरे समझ में? तो यहाँ पे देख रहे हैं अभिकारक और प्रतिफल, तो अभिकारक और प्रतिफल ही यहाँ पे देखेंगे जब भी कोई तत्व एक साथ रिएक्शन करता है तो जो हमें प्रतिफल देता है वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अरे समझ में? तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा मिश्रण के बारे में बता दें, उसके बाद से हम फिर आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा मिश्रण के बारे में समझ लें आप लोग। देखेंगे आप लोग यहाँ पे मिश्रण जो है, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, यानी होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। सबसे पहले तो मिश्रण पढ़ लें, मिश्रण क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मार्केट से बहुत सारा सामान खरीद कर आता है, जैसे अमूल का आप दूध का पैकेट खरीद कर लाएं, ये सुधा का जो पैकेट है दूध का उसका खरीद कर लाएं, उस पर क्या लिखा होता है, 100% प्योर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दुकान के तौर पे या जो लोग बना रहे हैं उनके तौर पे 100% प्योर है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए
तो 100% प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि कई शुद्ध पदार्थों का वो मिश्रण होते हैं। अगर हम लोग क्या लेते हैं, दूध को लेते हैं, तो दूध में वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, जल भी होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं इसको कि ये शुद्ध पदार्थ है? यानी वसा मिला है, प्रोटीन मिला है, जल मिला है, यानी तीनों चीज़ का मिश्रण क्या कहलाएगा? दूध कहलाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ है? कैसे कह सकते हैं? ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग मिश्रण समझ गए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण। अब समझ गए आप लोग। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि समांगी मिश्रण, यानी समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में समझ लें। अगर मान लीजिए कि अगर जल लेते हैं, जल, और जल में हम क्या कर लेते हैं? चीनी मिला लेते हैं। अगर 100 ml क्या कर लें, 100 ml जल ले लिए और 10 ग्राम चीनी ले लिए। चीनी की मात्रा ले लिए 10 ग्राम। अगर हम इस चीनी को क्या करते हैं, इस पानी में मिलाते हैं, तो चीनी को जब भी हम लोग क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो एक मिश्रण बनता है। यानी देखें, आप लोगों को इससे पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि जो द्रव के कण होते हैं तो उसके कणों के बीच क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो इससे पिछले वीडियो में जाएं और आप लोग वीडियो देखें और अच्छे से अपना कवर करें। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो चीनी है, चीनी जब भी हम लोग पानी में डालते हैं तो ये क्या होते हैं? चीनी के कण ये सब जितने भी जल के कण हैं, जल के कणों के बीच खाली स्थान है, उसमें फंस जाते हैं। उसमें फंसने के बाद ये पूरा घुलकर एक संपूर्ण भाग समान वाला मिश्रण बनाते हैं, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप लोग ऐसा बता सकते हैं कि कोई भी घुलने वाला पदार्थ या मिश्रणीय पदार्थ एक साथ पूरे संपूर्ण भाग के साथ मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और भी मिश्रण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जल तथा दूध का मिश्रण। अगर दूध में अगर जल मिलाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है कि दूध कहाँ है, जल कहाँ है। उसमें संपूर्ण भाग हमें क्या दिखता है? समान दिखता है, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा हम विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा देते हैं और फिर यौगिक और मिश्रण में अंतर बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए कि हम बालू लेते हैं, बालू, अगर हम बालू को 10 ग्राम ले लें और फिर से हम जल को क्या कर लेते हैं? 100 ml ले लेते हैं, 100 ml। यानी बालू को जब भी जल में क्या करते हैं? बालू को मिलाते हैं और मिलाकर अच्छे से उसको घोलते हैं। तो बालू तो घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं कि जो जल में घुले या जल के जो कण है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान में समाये। बालू क्या होने लगेगा? उसमें घूमता है, यानी पानी जितना गति में होगा बालू भी उतना गति में होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं? पानी को रखते हैं शांत होने के लिए। जैसे जैसे पानी शांत होगा वैसे वैसे जो बालू होगा ना, तो किसी भी जिस बर्तन में आप रखेंगे उसके पेंदी में बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसके बालू के कण जो होगा नीचे बैठ जाएगा और जल जो होगा ऊपर होगा। तो इसमें हम आसानी से एक रेखा खींचकर बता सकते हैं कि बालू कहाँ है, बालू और जल कहाँ है। यानी हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसका संपूर्ण भाग समान नहीं होता है। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें, अगर तेल को क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि तेल जो होता है जल से हल्का होता है, जिसके कारण से जो जल के ऊपर जो तेल होता है तैरने लगता है। तो वहाँ पे जल का एक अलग स्तर बनता है, तेल का एक अलग स्तर बनता है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो मिश्रण में तो इतना आप लोग समझ गए, लेकिन आप लोग मिश्रण तथा यौगिक में अंतर कैसे समझ पाएंगे? थोड़ा सा मैं आप लोगों को फंडा बताऊंगी जिसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे देखेंगे जो मिश्रण है, तो मिश्रण मतलब कोई भी पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो एक मतलब मिश्रण घोल तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। हम मिश्रण को किसी भी भौतिक विधियों द्वारा आसानी से उसके अवयवी तत्वों को अलग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल लिए थे जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, चीनी का मिश्रण। जल और चीनी को एक साथ घोल दें और घोलने के बाद अगर फिर से हम जल प्राप्त करना चाहें या फिर से हम चीनी प्राप्त करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? इसको हम जब भी गर्म करेंगे तो जो जल होगा, जल तो जब भी 100 डिग्री सेल्सियस इससे तापमान मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? वेपर यानी वाष्प बनकर, जिसे आप भाप कहते हैं, वो बनकर बाहर निकल जाएगा और अवक्षेप के रूप में चीनी बच जाएगा। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अगर चीनी को जलाते हैं यानी और भी ज़्यादा गर्म करते हैं तो चीनी क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन से मिलकर बना होता है। उसमें से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और लास्ट में बच जाएगा कार्बन। तो इसीलिए केवल हमको अगर चीनी बचाना है तो चीनी को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा जब तक इसके जो जल है वाष्प बनकर बाहर ना निकल जाए। तो वाष्प बनकर जब जल निकल जाता है तो हमारे अवक्षेप के रूप में यहाँ पे क्या बच जाता है, चीनी बच जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई मिश्रण है तो मिश्रण को हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, या तो समांगी मिश्रण हो या तो विषमांगी मिश्रण हो। जैसे मान लीजिए कि विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण में जैसे बालू तथा अगर हम लोग जल का मिश्रण लेते हैं तो उसे अगर हम लोग छानते हैं तो छन्ना पत्र पे बालू रह जाता है और पानी क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है। तो हम लोग मिश्रण को क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम लोग किसी भी भौतिक विधियों द्वारा कभी अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, मिश्रण तथा यौगिक में थोड़ा अंतर होता है। जैसे हाइड्रोजन लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे, दोनों को एक साथ रिएक्शन कराएं H2O, यानी यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि एक यौगिक बना जो जल बना। तो यहाँ पे ये यौगिक है, अगर हम जैसे ही इसको गर्म कर दिए तो अलग अलग इसके तत्वों को कर लिए, इसके अवयवी तत्वों को अलग कर लिए, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो जल है क्या उसको गर्म करेंगे तो उसके अवयवी तत्व अलग हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्या ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी इसको गर्म करते हैं तो जल तो वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी वाष्प अवस्था, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, लेकिन उस गैसीय अवस्था को फिर ठंडा करेंगे तो हमें जल ही मिलेगा, उसके अणु तो टूट नहीं रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको रासायनिक विधियों द्वारा अलग करें, वैद्युत अपघटन द्वारा, तब हो सकता है। जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग टूट कर हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है अलग टूट जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा यही अंतर है कि मिश्रण को किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से इससे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और हमारा जो SKB मंटू सर चैनल है जिसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।